Hello, dear students. How are you all? Today we will read chapter 4 in civics, and this is growing up as boys and girls. In this chapter, we are going to read about the important part of boys and girls with their identity. The society we grow up in teaches us what kind of behavior is acceptable for girls and boys, and what is the work they can and or cannot do, एंड बहुत सारी और भी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी थिंकिंग के साथ जो एग्जैक्टली सोसाइटी में हमें बताती है कि सारी चीज़ें आज भी एक जैसी नहीं हैं, बट सोसाइटी में आज भी बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, दोनों को अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है. इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई एंड आंसर दिस क्वेश्चन. We will also look at how the different roles assigned to boys and girls prepare them for their future roles as men and women. And we also learn that most society value men and women differently. The role of women play and the work they do are usually valued less than the roles men play and the work they do. So, in this chapter, we will also examine how inequalities between men and women. इस चैप्टर में हम यही सब पढ़ने जा रहे हैं कि क्या क्या इनइक्वालिटीज़ हैं मैन और वीमेन के बीच में, गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में, कैसे गर्ल और बॉयज़ को ट्रीट किया जाता है, किन थिंकिंग के साथ, किस बिहेवियर के साथ उनको ग्रो अप किया जाता है. वी आर रीडिंग दीज थिंग्स इन दिस चैप्टर. So let's start the chapter. First, we will read Growing Up in Semona in 1920s. This is the example about an island. First, we will read it. The Semona Island are part of a large group of small islands in the southern part of the Pacific Ocean. जो सेमोना आइलैंड है वो एक बहुत बड़ा ग्रुप है छोटे छोटे आइलैंड्स का सदर्न पार्ट में पैसिफिक ओशियन के. और 1920s की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट थी उसमें लिखा गया था कि जो साइमोना सोसाइटी है उस सोसाइटी के जो चिल्ड्रंस है वो स्कूल नहीं जाते. दे लर्नड मैनी थिंग्स, जैसे कि कैसे अपने से छोटे बच्चों की देखभाल करना है, कैसे हाउस होल्ड वर्क को करना है, और ये सब चीज़ें वो अपने घर के ओल्डर चिल्ड्रन या फिर जो एडल्ट्स होते थे उनसे सीखते थे. फिशिंग वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑन दिस आइलैंड. यंग पीपल देयरफॉर लर्न टू अंडरटेक लॉन्ग फिशिंग एक्सपेडिशंस, बट दे लर्न दीज थिंग्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इन देयर चाइल्डहुड. इट मीन्स अपने बचपन से ही अलग अलग तरीक़ों से वो लोग फिशिंग करना सीखते थे. एज सून एज बेबीज़ कुड वॉक, देयर मदर्स, और जो दूसरे अडल्ट्स थे फैमिली के वो उनकी टेक केयर करना बंद कर देते थे. Older children often as young as 5 years old took over this responsibility. जो 5 साल से बड़ी उम्र के बच्चे होते थे वो छोटे बच्चों की देखभाल करने की जिम्मेदारी ले लेते थे. दोनों ही बॉयज़ हो या गर्ल्स, अपने से छोटे जो उनके बहन भाई होते थे, जो उनके यंगर सिबलिंग्स होते थे, उनकी टेक केयर करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी था. बट बाय द टाइम अ बॉय वॉज अबाउट 9 years old, he joined the older boys in learning outdoor jobs like fishing and planting coconuts. Girls had to continue looking after small children or do errand for adults till they were teenagers. जो लड़कियां होती थी वो घर के छोटे मोटे काम करने में, अपने छोटे बहन भाइयों को संभालने में ही अपना टाइम स्पेंड करती थी. बट वंस दे बिकम टीनेजर, लेकिन जब वो एक बार टीनेजर हो जाती थी वो ज़्यादा फ्रीडम उन्हें मिल जाती थी, और 14 की एज के बाद गर्ल्स भी फिशिंग ट्रिप्स पर जाने लगती थी. वो भी प्लांटेशन में काम करती थी और ये सीखती थी कि कैसे बास्केट्स को वीव किया जाता है. कुकिंग वॉज डन इन स्पेशल कुकिंग हाउसेस. कुकिंग जो स्पेशल कुकिंग हाउसेस होते थे वहाँ पे कुकिंग का काम किया जाता था, जहाँ पे बॉयज़ सपोज टू डू मोस्ट ऑफ द वर्क वाइल गर्ल्स हेल्प विद द प्रिपरेशन. जहाँ पर जो लड़के थे वो ज़्यादातर काम करते थे और लड़कियाँ उनकी हेल्प करती थी इस प्रिपरेशन में. नाउ वी विल रीड
ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश इन 1960s। 1960s की मध्य प्रदेश की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नाउ वी आर गोइंग टू रीड दैट कैसे मध्य प्रदेश के अंदर मेल्स को ग्रो किया जाता था, यानी कि बॉयज़ कैसे बड़े होते थे। फ्रॉम क्लास 6th ऑनवर्ड बॉयज़ एंड गर्ल्स वेंट टू सेपरेट स्कूल। इट मीन्स क्लास 6 के बाद बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही अलग अलग स्कूल्स में जाते थे, सेपरेट स्कूल होते थे दोनों के लिए। जो गर्ल्स स्कूल थे वो बहुत ही डिफरेंट वे में डिजाइन किए जाते थे बॉयज़ के स्कूल के कंपैरिजन में। उनके अंदर एक सेंट्रल कोर्टयार्ड होता था जहाँ पर वो अकेले बिल्कुल सुरक्षा के साथ वहाँ पे अपने गेम्स वगैरह को खेल सके। इसके अलावा उन्हें बाहर की जो उनकी जो आउटसाइड वर्ल्ड है उससे कैसे उनको सेव किया जाए, ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन स्कूल को डिजाइन किया जाता था। द बॉयज़ स्कूल हैड नो सच कोर्टयार्ड। इस तरह के कोर्टयार्ड्स बॉयज़ के स्कूल में नहीं होते थे। आर प्ले ग्राउंड वॉज जस्ट ए बिग स्पेस अटैच टू द स्कूल। और स्कूल से जुड़ा हुआ एक बड़ा प्ले ग्राउंड होता था जहाँ पर बॉयज़ खेलते थे। Every evening, once school was over, the boys watched as hundreds of school girls crowded the narrow streets. शाम को जब स्कूल ओवर होते थे तो बॉयज़ देखते थे कि बहुत सारी बड़ी नंबर्स में गर्ल्स की क्राउड जाती थी उन पतली सकरी गलियों से होकर। As these girls walked on the street, they looked so purposeful. और जब ये लड़कियां उन गलियों से गुजरती थी तो ये लोग देखते थे उन्हें। This was unlike the boys who used the street as a place to stand around, idling, to play, to try out tricks with their bicycles. और जो इस तरह के गलियां होती थी, बॉयज़ वहाँ जाके खड़े होते थे, खेलते थे और कोशिश करते थे कि वो कैसे अपनी बाइसिकल से अलग अलग ट्रिक्स से अपनी बाइसिकल को चला सके। लेकिन गर्ल्स के लिए ये गलियां सिर्फ एक जगह थी जहाँ से उन्हें सीधे अपने घर को जाना था। द गर्ल्स ऑलवेज वेंट इन ग्रुप्स। हमेशा गर्ल्स ग्रुप्स में चलती थी, शायद इसलिए क्योंकि उन्हें डर था कि कोई उन्हें टीज ना कर दे या फिर कोई उनके ऊपर अटैक ना कर दे। आफ्टर रीडिंग द टू एग्जाम्पल अबाउ, ये जो दोनों ऊपर के से मोना वाला भी और मध्य प्रदेश वाला भी, एक 1920s का एक 1960s के, ये जो दोनों एग्जाम्पल हमने रीड किए हैं, वी रियलाइज दैट देयर आर मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ग्रोइंग अप। कि बड़े होने के, गर्ल्स और बॉयज़ के ग्रोइंग अप के बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट वेज थे। ऑफन वी थिंक दैट देयर इज़ ओनली वन वे इन विच चिल्ड्रन ग्रो अप। दिस इज़ बिकॉज वी आर मोस्ट फेमिलियर विद आर ऑन एक्सपीरियंस। अगर हम सोचते हैं कि सबको एक ही तरह से बड़ा किया जाता है, फैमिली के अंदर सब कुछ सेम है, तो ये हमारा खुद के एक्सपीरियंस होता है। जैसा हम देखते हैं हम वैसा ही सोचते हैं कि बाहर की दुनिया भी वैसी ही होगी। लेकिन जब हम अपने घर के जो हमारे एल्डर्स मेंबर हैं फैमिली के, जब हम उनसे उनके बचपन की बातें सुनते हैं तो वो हमारे बचपन की बातों से काफ़ी डिफरेंट होती हैं। And we also realize that societies make clear distinction between boys and girls. This begins from a very young age। और बहुत छोटी उम्र से ही ये डिफ्रेंशिएट स्टार्ट हो जाता है। We are for example given different toys to play with। हमें अलग अलग खिलौने दिए जाते हैं खेलने के लिए। You know, boys are usually given cars to play with एंड गर्ल्स डॉल्स। होता है ना ऐसा, बॉयज़ को हमेशा खेलने के लिए कार, एरोप्लेन, इस तरह की चीज़ें दी जाती है, बट गर्ल्स को हमेशा डॉल हाउसेस या फिर इसी तरह के खिलौने दिए जाते हैं। बोथ टॉयज़ कैन बी अ लॉट ऑफ फन टू प्ले विद। दोनों ही खिलौने से खेलने में मज़ा आता है। वाई आर गर्ल्स देन गिवन डॉल्स एंड बॉयज़ कार्स। क्यों दी जाती है गर्ल्स को डॉल्स और बॉयज़ को कार? टॉयज़ बिकम अ वे ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन। ये जो टॉय होते हैं ये एक तरीका होते हैं बच्चों को ये बताने का कि वो फ्यूचर में अलग अलग रोल प्ले करने वाले हैं। एक मैन बनेगा और एक वीमेन बनेगी। अगर हम सोचते हैं दिस डिफरेंस इज़ क्रिएटेड इन द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट एवरीडे थिंग्स। हाउ गर्ल मस्ट ड्रेस, व्हाट गेम्स बॉय शुड प्ले, हाउ गर्ल्स नीड टू टॉक सॉफ्टली और बॉयज़ नीड टू बी टफ। क्यों लड़कियों को सॉफ्टली बोलने की नीड होती है या फिर बॉयज़ को टफ होना ज़रूरी है। क्यों बॉयज़ से बोला जाता है कि यू आर द बॉयज़, आपको क्राई नहीं करना है, आपको रोना नहीं है, आप तो बॉय हो। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती है जो गर्ल्स और बॉयज़ को अलग अलग तरीके से बड़े होने में उसके
के सामने उसकी पहचान बनाती है। बहुत सारी सोसाइटीज़ के अंदर इंक्लूडिंग आर आन, हमारी खुद की सोसाइटी में जो रोल है मैन का और विमेन का, जो वर्क है दोनों का, वो इक्वली वैल्यूड नहीं है। मैन एंड वीमेन डू नॉट हैव द सेम स्टेटस, दोनों का सेम स्टेटस भी नहीं है। चलिए एक इसी तरह के एक डिफरेंस एग्जिस्ट पे नज़र डालते हैं, देखते हैं कि मैन और वीमेन क्या वर्क करते हैं। नाउ आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल। In this story a girl is talking with her mom. She said, "Ma, we are going on a school excursion." वो कहती है, माँ हम एक स्कूल की पिकनिक पे जा रहे हैं, रोज़ी मैम को वॉलंटियर्स की नीड है, क्या आप अपने ऑफिस से एक दिन का हॉलिडे लेके मेरे लिए वॉलंटियर करेंगी? हरमीत की माँ हमेशा उसके एक्सकर्जन पर आती है क्योंकि वो कोई काम नहीं करती। सोनाली, हाउ कैन यू से दैट? तो मदर बोलती है, बेटा सोनाली कैसे आप ये बात बोल सकते हो? क्या आप जानते हो जसप्रीत आंटी है, वो हरमीत की जो मदर है, वो सुबह 5 बजे उठती है, पूरा दिन घर का काम करती है। येस बट दैट्स नॉट रियल वर्क। हाँ वो करती है लेकिन ये रियल वर्क थोड़ी है, ये तो हाउस वर्क है। ओ दैट्स वॉट यू थिंक, तो तुम क्या सोचती हो? लेट्स गो ओवर टू देयर हाउस एंड आस्क जसप्रीत व्हाट सी थिंक्स। चलो जसप्रीत के घर चलते हैं और उससे पूछते हैं कि वो क्या सोचती है। एट द सिंह हाउस, फिर ये लोग हरमीत के घर आते हैं। हरीशरन, सोनाली थिंक्स, तो आके उसके फादर से बोलती है, उसकी सोनाली की मदर, कि सोनाली सोचती है कि तुम्हारी वाइफ कोई काम नहीं करती, सी इज़ नॉट अ वर्किंग पर्सन। बट इज़ नॉट दैट करेक्ट आंटी। लेकिन जो हरमीत होती है वो बोलती है सही नहीं है। माई मदर, ये सही क्यों नहीं है आंटी? माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ, सी डज़ नॉट वर्क। मेरी माँ एक हाउस वाइफ है, वो कोई काम नहीं करती। देन जसप्रीत, वाई डोंट यू जस्ट रिलैक्स एंड लेट दैम मैनेज एवरीथिंग फॉर अ चेंज? तो जसप्रीत तुम क्यों एक दिन का रिलैक्स नहीं कर लेती, थोड़ा सा आराम कर लो और इन लोगों को अपना सब कुछ मैनेज करने दो। वाओ, ये बहुत अच्छा आइडिया है, मैं एक दिन की कल मैं कोई काम नहीं करूँगी। कितना मज़ा आएगा जब ये सब काम अपना, इनके पापा इनका सारा काम करेंगे कल। अगले दिन सुबह 7:30 बजे फादर बोलते हैं, अरे टाइम देखो। बच्चे कहते, मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है, बच्चे तैयार हुए कि नहीं? तो हरमीत की मदर कहती है, मुझे क्या पता, मैं तो आज कोई काम नहीं करने वाली हूँ, याद रखो कल आपने क्या प्रॉमिस हुआ था, क्या बातें हुई थी। तो फादर को याद आता है, तभी स्कूल बस का हॉर्न बज जाता है। तो फादर बोलते हैं कि मैं आज बच्चों को अपनी कार से ड्रॉप कर दूँगा, जल्दी करो हरमीत, और जल्दी करो। तो फादर उन लोगों को लेके जाते हैं, तो फिर देखते हैं कि लंच बॉक्स नहीं होता। ओ नो, फॉरगेट अबाउट दैट, मैं तो लंच बॉक्स के बारे में भूल ही गया। मैं आपको रास्ते में कुछ पैसे दे दूँगा, आपके स्कूल कैंटीन से ख़रीद के कुछ खा लेना आज। तो मदर बोलती है, मैंने ऑलरेडी इन लोगों को पैसे दे दिए हैं। शाम को 6 बजे जब हरमीत के फादर वापस आते हैं तो बोलते हैं, मैं बहुत थका हुआ हूँ और मेरी चाय कहाँ है? तो वो बोलती है कि उसकी मदर बोलती है कि क्या आप भूल गए, आज तो मैं स्ट्राइक पे हूँ, मैं कोई काम नहीं करने वाली। द हाउस लुक्स लाइक इट वॉज हिट बाई अ हरिकेन। घर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कोई बड़ा तूफान आया हो, सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई थी। हरमीत, वेयर ऑन अर्थ आर द टी लीव्स? हरमीत पूछती है कि कहीं चाय पत्ती कहीं रखी है ताकि वो फादर के लिए चाय बना सके। आई वंडर इफ़ दे स्टिल बिलीव आई डोंट वर्क। अगर ये लोग, मुझे आश्चर्य है कि ये लोग मानते हैं कि मैं कोई काम नहीं करती। वैल्यूइंग हाउस वर्क। नाउ वी विल रीड कि जो घर का काम होता है उसकी क्या वैल्यू होती है। हरमीत की फैमिली ने सोचा कि जसप्रीत कोई काम नहीं करती, उनका जो वर्क है हाउस वर्क कोई रियल वर्क नहीं है। दिस फीलिंग इज़ नॉट यूनिक टू देयर फैमिली। अक्रॉस द वर्ल्ड द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हाउस वर्क एंड केयर गिविंग टास्क like looking after the family, especially children, the elderly and the sick member, lies with women. ये सिर्फ औरत की जिम्मेदारी होती है, एक विमेन की ही जिम्मेदारी होती है। पूरी दुनिया के अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है कि वो घर का काम करे। इसके अलावा
जो देखभाल का काम है फैमिली मेम्बर्स की, स्पेशली छोटे बच्चों की या घर के जो बड़े लोग होते हैं उनकी देखभाल करने का काम भी एक विमेन का ही होता है, लेकिन उसकी वर्क को कभी भी कोई रिकग्नाइजेशन नहीं मिल पाती। इट इज़ ऑल्सो एज्यूम्ड दैट दिस इज़ समथिंग दैट कम्स नेचुरली टू विमेन। ये सब चीज़ें उसे कोई सिखाता नहीं है, एक विमेन के अंदर नेचुरली आ जाती हैं, बट देयर फोर डज नॉट हैव बी पेड फॉर, लेकिन इसे उसके लिए कुछ भी पे नहीं किया जाता। एंड सोसाइटी डिवैल्यूज़ दिस वर्क, और सोसाइटी के अंदर इस वर्क की कोई वैल्यू नहीं होती। नाउ वी विल रीड लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स। जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं, जो घरों में काम करने वाले वर्कर्स होते हैं, उनकी लाइफ कैसी होती है। नीचे दी गई एक जो हमने स्टोरी पढ़ी उसमें हरमीत की मदर ने एक दिन घर का काम नहीं किया। A lot of work was done by Mangala. हरमीत's mother was not the only one who did the housework. हरमीत की मदर अकेली घर का काम नहीं करती थी, घर का बहुत सारा काम मंगला भी करती थी, जो उनकी नौकर थी, घरेलू जो उनकी डोमेस्टिक हेल्पर थी। बहुत सारे घरों के अंदर, टाउन्स में, सिटीज़ में बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं एज ए डोमेस्टिक वर्कर। दे डू ए लॉट ऑफ वर्क लाइक स्वीपिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एंड डिशेज, कुकिंग, लुकिंग आफ्टर यंग चिल्ड्रन और द एल्डरली। मोस्ट डोमेस्टिक वर्कर्स आर वीमेन। इनमें से ज़्यादातर जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं वो वीमेंस होती है। सम टाइम इवन यंग बॉयज़ और गर्ल्स को भी एम्प्लॉय रख लिया जाता है अपने यहाँ इस तरह के कामों को करने के लिए। इनके जो वेजेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं एक डोमेस्टिक वर्कर की, और इनके वर्क की कोई वैल्यू भी नहीं होती। एक डोमेस्टिक वर्कर्स डे कैन बिगिन एज अर्ली एज 5 इन द मॉर्निंग। वो सुबह जल्दी 5 बजे उठते हैं और उनकी देर रात 12 बजे तक होती है। डेस्पाइट द हार्ड वर्क दे डू, इस तरह के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, और उन्हें किसी भी तरह का कोई रेस्पेक्ट नहीं मिलता। दिस इज़ वॉट मिलानी। ये क्या है मिलानी? एक डोमेस्टिक वर्कर है जो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करती है, जो दिल्ली में वर्क करती है। वो कहती है, मेरी जो पहली जॉब थी, माई फर्स्ट जॉब वॉज विद अ रिच फैमिली दैट लिव्ड इन अ 3 स्टोरीड हाउस। मेरी पहली नौकरी एक अमीर घर में थी, एक अमीर परिवार में थी जो 3 मंजिला मकान में रहता था। मेम साहब बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज थी, एज सी वर्ड शाउट टू गेट एनी वर्क डन। अगर कोई काम नहीं हुआ हो तो हम पे चिल्लाती थी। माई वर्क वॉज इन द किचन, मेरा किचन का काम था। इसके अलावा 2 और लड़कियां थी जो क्लीनिंग का काम करती थी। हमारे आर डे वुड बिगिन एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। फॉर ब्रेकफास्ट वी वुड गेट ए कप ऑफ टी एंड 2 ड्राई रोटीज़। हमें नाश्ते में सिर्फ 1 कप चाय और 2 सूखी रोटी मिलती थी। शाम को आई कुकड द फूड, द 2 अदर गर्ल्स वुड बैग मी टू गिव दैम एन एक्स्ट्रा रोटी। जो दोनों लड़कियां थी वो मुझसे एक्स्ट्रा रोटी मांगती थी। आई वुड सीक्रेटली गिव इट टू दैम एंड मेक एन एक्स्ट्रा वन फॉर माई सेल्फ। मैं उन्हें छुप के 2 रोटी दे देती थी और अपने लिए भी एक एक्स्ट्रा बनाती थी। वी वर ऑल्सो सो हंग्री आफ्टर वर्किंग थ्रू द डे। पूरा दिन काम करने के बाद हमें भूख लगती थी। हम चप्पल नहीं पहन सकते थे घर में। इन द विंटर्स आर फीट वुड स्वेल अप विद द कोल्ड। ठंड के मारे सर्दियों में हमारे पैरों में सूजन आ जाती थी, स्वेलिंग आ जाती थी। आई यूज टू फील स्केयर्ड ऑफ मेम साहब बट ऑल्सो फेल्ट एंग्री एंड ह्यूमिलेटेड। मुझे डर लगता था, मैं डरती थी मेम साहब से क्योंकि वो मुझ पर गुस्सा करेंगी। डिड वी नो वर्क ऑल डे, कैसे हम पूरा दिन काम करते। डिड वी नॉट डिज़र्व टू बी ट्रीटेड विद सम रेस्पेक्ट, क्या हम किसी भी रेस्पेक्ट को डिज़र्व नहीं करते। वास्तव में what we commonly term as housework actually involve many different tasks. A number of these tasks require heavily physical work. इस तरह के कामों में बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क होता है, और दोनों ही रूरल हो या अर्बन एरियाज़, विमेंस और गर्ल्स फीच वाटर, पानी खींचने का काम करती है। रूरल एरियाज़ में विमेंस और गर्ल बड़े बड़े गट्ठर लकड़ियों के अपने सरों पर उठा के लेके आती है। हैवी हेड लोड्स को लेके आती है। टास्क लाइक वॉशिंग क्लॉथ, इसके अलावा वो कपड़े धोती हैं, क्लीनिंग करती हैं, स्वीपिंग करती हैं, बहुत सारा लोड उठाती हैं पूरा दिन। मैनी चॉरस लाइक कुकिंग इन्वॉल्व स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स इन फ्रंट ऑफ हॉट स्टोव। गर्म स्टोव के सामने, आग के सामने तपकर बहुत घंटों तक खाना बनाना। ये सब जो विमेंस का वर्क है, ये फिज़िकली इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। इट मीन्स दैट वी नॉर्मली एसोसिएट विद मैन। हम लोगों को मेंस के साथ एसोसिएट करना चाहिए। दूसरी एस्पेक्ट है
कि जो हाउस वर्क है, जो केयर गिविंग है, वी डू नॉट रिकग्नाइज, उससे हमारी कोई पहचान नहीं होती, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग वर्क है। इनफैक्ट वी एट द हाउस होल्ड वर्क वीमेन डू आउटसाइड द होम। आज के टाइम में वीमेंस घर से बाहर भी जाके काम करने लगी है। एक नीचे जो डाटा दिया हुआ उस डाटा में अगर मेंस और वीमेंस के वर्क का कंपैरिजन करें तो मैन के कंपैरिजन में एक वुमेन ज़्यादा आवर्स काम करती है, बट उसे उसके लिए कोई भी सैलरी पे नहीं होती। वीमेंस का जो वर्क है, वर्क एंड इक्वालिटी, हम सब जानते हैं कि दोनों के वर्क की, चाहे वो मैन का वर्क हो चाहे वीमेन का वर्क हो, दोनों की सेम वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन एक वुमेन के वर्क की लो वैल्यू होती है एक मैन के कंपैरिजन में। इट इज़ अ पार्ट ऑफ लार्जर सिस्टम इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वीमेन. It therefore had to be dealt with through actions not just at the level of individual or the family but also by the government. गवर्नमेंट में भी इस डिफरेंसेस को शो किया गया है। हम सब जानते हैं इक्वालिटी एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट बीइंग मेल और फीमेल शुड नॉट बिकम अ रीज़न फॉर डिस्क्रिमिनेशन. इन रियलिटी इनइक्वालिटी बिटवीन द सेक्सेस एग्जिस्ट. द गवर्नमेंट इज़ देयर फॉर कमेंटेड. हमारी गवर्नमेंट के अंदर भी ये डिफरेंसेस शो होते हैं, क्योंकि वीमेंस को सिर्फ 9% वीमेंस को ही हमारी गवर्नमेंट में हिस्सा दिया जाता है, उन्हें मेंबर चुना जाता है हमारी गवर्नमेंट का. दिस नेचुरली हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन व्हाट गर्ल्स कैन अटेंड स्कूल. बहुत सारी ऐसी गर्ल्स हैं जो कभी स्कूल ही नहीं जाती. इट डिटरमाइन वेदर वीमेन कैन वर्क आउटसाइड द हाउस एंड व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स एंड कैरियर दे कैन हैव. और ये भी पहले ही सोच लिया जाता है कि वीमेंस घर से बाहर जाएंगी तो किन कामों को करने के लिए जाएंगी, किस तरह की जॉब्स है जो वो कर सकती हैं. दो गवर्नमेंट हैज सेटअप आंगनवाड़ी और चाइल्ड केयर सेंटर इन सेवरल विलेजेस इन द कंट्री, एंड द गवर्नमेंट हैज़ पास्ड लॉ दैट मेक इट्स मैंडेटरी फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव मोर देन 30 वीमेन एम्प्लॉयज़ टू प्रोवाइड क्रैच फैसिलिटी. जो क्रैच फैसिलिटी होती है, इस मीन्स जहाँ पर छोटे बच्चों की देखभाल की जाती है इन लोगों के द्वारा, उन पेरेंट्स के जो जॉब्स वगैरह पे जाते हैं. इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में 30% वीमेंस एम्प्लॉय होंगी. जो प्रोविज़न है क्रैचेस का, वो हेल्प करता है वीमेन को उनके एम्प्लॉयमेंट बाहर जाके, ताकि वो घर से बाहर जाके एम्प्लॉयमेंट कर सके, नौकरी कर सके. इट ऑल्सो मेक्स इट्स पॉसिबल फॉर मोर गर्ल्स टू अटेंड स्कूल. और इसके अलावा ये सब चीज़ें इसलिए भी बढ़ावा दिया गया है ताकि बहुत सारी लड़कियां जो स्कूल अटेंड नहीं करती थी वो जाके स्कूल अटेंड कर सके. सो your fourth chapter is complete here. If you have any doubt, any query related to this chapter, you can call me on my personal window. Thank you. Have a nice day.